आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लिस्ट पर लिस्ट ताबड़तोड़ लिस्ट निकाल रहे हैं। 209 उम्मीदवारों का ऐलान अखिलेश यादव कर चुके हैं, जिसमें जैसा कि हमने आपको बताया 56 मुस्लिम कैंडिडेट हैं, 22 यादव कैंडिडेट हैं। लेकिन इस लिस्ट के साथ चोट कांग्रेस पार्टी के दिल पर लगी। क्यों लगी, कैसे गठबंधन की साइकिल डिरेल होती हुई दिख रही है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हल्ला बोल। उत्तर प्रदेश चुनाव में कमल खिलने से रोकने के लिए अखिलेश और राहुल गांधी ने गठबंधन का फैसला किया। लेकिन यहां देखिए, सीटों पर सहमति को जोड़ नहीं पा रहे हैं वो, और इससे पहले ही खटपट की खबर आ गई है। समाजवादी पार्टी ने 209 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। कांग्रेस को गुस्सा इस बात का है कि इसमें से कई ऐसी सीटें हैं, याद रखिए, जहां पर उनका प्रभाव है, जहां पर उनका सिटिंग कैंडिडेट है। कई ऐसी सीटें हैं जो अमेठी, रायबरेली लोकसभा सीट के अंदर आती हैं, और उसे तो अपनी विरासत, अपना गढ़ कांग्रेस पार्टी मानती है। अब यह हाल है तो फिर बहुमत मिलने पर आगे क्या क्या होगा, पहले यह रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। बात बहुत पुरानी नहीं है जब पार्टी पर वर्चस्व के लिए पिता पुत्र में दंगल से समाजवादी पार्टी की किरकिरी हुई थी। हक की जंग जीतने के बाद खबर आई कि अखिलेश कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता पर फिर से कब्जे के लिए सियासी दोस्ती जमा रहे हैं। लेकिन महागठबंधन के हाईवे पर साइकिल संग हाथ की यारी शुरू में ही कमजोर पड़ने लगी है। अखिलेश ने समाजवादी पार्टी की 209 उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी की। अखिलेश ने सभी को हैरान करते हुए उन सीटों पर भी अपने लोगों को उतार दिया जिस पर कांग्रेस की दावेदारी मानी जा रही थी। सूत्रों की माने तो कांग्रेस 100 सीटों की आस लगा रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी 55 से 60 सीट देने का मन बना चुकी है। गठबंधन को फाइनल करने से पहले खटपट शुरू ही हुई कि जंग अब अनुकंपा और आवश्यकता के तर्ज पर सामने आ रही है। माना यह भी जा रहा है कि यूपी में मुस्लिम वोट बैंक पर भी समाजवादी पार्टी की नजर है, क्योंकि 209 की लिस्ट में 56 चेहरे मुसलमानों के हैं। हम आपको उन सीटों के नाम भी बता दें जिन पर कांग्रेस का मजबूत दावा था, लेकिन उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के सामने आए। गाजियाबाद, लोनी, साहिबाबाद, नोएडा, दादरी, जेवर, सिकंदराबाद, शामली, हापुड़, मेरठ, मथुरा और खुर्जा। अब खबर आ रही है कि एसपी ज्यादा से ज्यादा 89 सीट देने के लिए तैयार है। सवाल है कि जब चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में किचकिच शुरू हो गई है, तो फिर चुनाव के बाद बहुमत मिल भी गया तो क्या मंत्रिमंडल का गठन शांतिपूर्ण तरीके से हो पाएगा? हालांकि सियासत का खेल भी क्रिकेट की तरह अनिश्चितताओं का है, लेकिन मैच का रुख तो शुरुआत में दिख ही जाता है। दिल्ली में मौसमी सिंह और बालकृष्ण के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल को सुना आपने, खुल के कह रहे राजनीति एक खेल है, खेल और खिलवाड़ में परिस्थिति ऐसी हो रही है। आइए तमाम मेहमानों का रुख करते हैं जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद तिवारी जी, राज्यसभा सांसद, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। सुधींद्र भदौरिया साहब, बीएसपी के नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिम वकार साहब, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जुड़ेंगे। और त्रिलोक त्यागी, जनरल सेक्रेटरी आरएलडी के। सबसे पहले प्रमोद तिवारी जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। लड़ना बीजेपी से है, आपस में ही भिड़ गए हैं, गठबंधन में सीटों पर मामला इस तरह से अटक गया है। माफ कीजिएगा, हमारे साथ पीएल पुनिया साहब है। माफ कीजिएगा पीएल पुनिया जी, दरअसल जो लिस्ट पहले दी गई थी उसमें प्रमोद तिवारी जी का नाम था। पीएल पुनिया साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। पीएल पुनिया साहब, लड़ना बीजेपी से था लेकिन आपस में ही भिड़ गए हैं। आप लोग ये कह रहे थे कि मिलकर बीजेपी को बाहर रखना है, लेकिन इस तरह से होगी आगे की लड़ाई? देखिए अंजना जी, दोनों दलों ने तय किया कि आपस में समझौता करके चुनाव लड़ेंगे, और ये आवश्यकता दोनों तरफ से महसूस की गई। दोनों के इंटरेस्ट में है, समाजवादी पार्टी के इंटरेस्ट में है और कांग्रेस पार्टी के इंटरेस्ट में। और बेसिकली हमने जो किसानों की मुहिम उठाई थी, राहुल गांधी जी लेके आए थे, उन्होंने सोचा कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर हम उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और आपस में सीट शेयरिंग में चर्चा तो अभी चली रही है। वो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सीट लिस्ट क्यों जारी की। उन्होंने बताया है कि नोटिफिकेशन जारी हो गया, नॉमिनेशन हो गया, वो हो रहे हैं,
और इसमें दुविधा थी। अरे सर, क्योंकि लेकिन लिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से सर, पहुंची लेकिन नहीं थी, आपकी इसलिए सिटिंग जारी एमएलए कर की दिया। सीट्स और दे दी है। जहां अरे पुनिया साहब, देखिए ये सब तो हो गई सर सतही बातें। सतही बातें ठीक है सर, ये सब पुनिया साहब सतही बातें ठीक है। अरे बता रहा हूँ, मुद्दे पे आइए ना सर। आपकी तो तमाम सीटें उन्होंने दे दी है जहां सिटिंग एमएलए मेरी बात सुनिए, रायबरेली अमेठी की लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी की सीटें उन्होंने घोषित कर दी हैं। कितना दबाव बना दिया है। अरे आप बात सुनेंगे कि नहीं? हाँ सुनेंगे, बताइए। अंजना जी अब क्या बात कर रहे हैं? मैं इसी पे बात कर रहा था। मैं सीटिंग एमएलए वाले पे ही मैं आ रहा था कि आपने उसमें बीच में टोका टाकी कर दी। सीटिंग एमएलए के बारे में उन्होंने, किरणमयी नंदा जी जो राज्यसभा सदस्य है, उन्होंने साफ कहा है कि उनको उनकी जगह पर जो है, जब आगे बढ़ेगी उनके नाम आएंगे तो उनको वापस ले लेंगे हम। ये तो उन्होंने रिकॉर्ड पे कहा है, अपने टेलीविजन इंटरव्यू में कहा है, बाइट दी है उन्होंने। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी स्थिति में हम पहुंच गए हैं जिससे कि पीछे नहीं हट सकते या आगे नहीं बढ़ सकते। इसको मैं समझौते में कोई अड़चन की बात नहीं है। ये स्पष्ट है कि दोनों पक्षों का इंटरेस्ट होना चाहिए, दोनों पक्षों का सम्मान पूर्वक समझौता होना चाहिए, और उसकी हमको पूरी उम्मीद है कि सम्मान पूर्वक होगा। अभी कहा है कि वार्ता करेंगे। अब आप सुबह चला रहे हैं कि राज बब्बर जी को लखनऊ भेजा गया। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। यूपी चुनाव से पहले संघ विचारक का बयान। मनमोहन वैद साहब जो कि संघ विचारक हैं, उनका ये बयान आया है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। लगभग कुछ वैसा ही बयान जैसा हमने बिहार के पहले देखा था। अगर आपको याद हो, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में ये बयान दिया है संघ विचारक मनमोहन वैद्य ने, और उन्होंने कहा है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, बिहार ना दोहरा जाए जिस तरह से यूपी इलेक्शन के पहले आरक्षण पर बयान आ गया है संघ की तरफ से। देखिए अंजना जी, आप जिस बयान की बात कह रही हैं, अभी न इस बयान की मुझे जानकारी है, न इसके संदर्भ की जानकारी है। हाँ, मुझे सिर्फ इतनी जानकारी है कि बिहार के समय से लेकर ही बाद में भारतीय जनता पार्टी ने अपना मत एकदम स्पष्ट रखा था कि आरक्षण की जो व्यवस्था यथावत चली आ रही है उस पर भारतीय जनता पार्टी एज इट इज कायम है और वह यथावत चलती रहेगी। सुधांशु जी, जितनी आपको जानकारी है उतनी ही मुझे भी है, क्योंकि अभी सुनना बाकी है। लेकिन पिछली बार भी रेफरेंस किस पृष्ठभूमि में कहा, ये बीजेपी के तमाम प्रवक्ता नेता समझाते रह गए, लोग समझ नहीं पाए। आरक्षण विरोधी आपकी छवि बन गई थी। क्या आपको नहीं लगता है कि वैसा ही नुकसान फिर से हो सकता है? सर, इसकी गंभीरता को समझिए, क्योंकि उस वक्त भी मुझे याद है, शायद आप भी शामिल हुए थे, कितनी डिबेट्स मैंने की थी, क्योंकि आरक्षण विरोधी आपकी छवि, विपक्ष टूट पड़ेगा कि देखिए इनकी सोच, इनकी धारा, इनके विचार यही है। देखिए, हम इसीलिए ये कह रहे हैं कि उस बात का संदर्भ प्रसंग जो कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया हुआ था कि आरक्षण की व्यवस्था में जो कुछ चलता चला आ रहा है उसमें किंचित मात्र भी कोई परिवर्तन करने का इस मुद्दे पर आप संघ के खिलाफ हैं? सीधा स्पष्ट सवाल, इस मुद्दे पर आप संघ के खिलाफ हैं? अंजना जी, जब तक न मुझे वाक्य पता, न संदर्भ पता, प्रतिक्रिया पूरी मांगना उचित नहीं है। विस्तार से आ जाने दीजिए बयान, उसका संदर्भ आ जाने दीजिए, तब प्रतिक्रिया दीजिए। आपने स्वयं कहा कि आपको भी अभी उतना ही पता है उतना हमको पता है, तो अभी एक लाइन तो पता है ना सर कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो उस पर तो हम भी कह रहे हैं कि हमारा तो पार्टी का स्पष्ट मत है कि आरक्षण की व्यवस्था यथावत रहनी चाहिए। बाकी वो क्या वाक्य है, क्या कहा गया, यही कहा गया है, कुछ और कहा गया, ये तो सारी बात सामने आने के बाद ही उस पर प्रतिक्रिया दी जा सकती है। चलिए ठीक है, भदौरिया साहब, मैं चाहती हूँ कि इस पर एक प्रतिक्रिया सबकी आ जाए, उसके बाद इस चर्चा को आगे लिए चलेंगे जो गठबंधन पर हम कर रहे थे। भदौरिया साहब। देखिए, इसमें कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और उस जमाने में हिंदू महासभा, इन लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का हिंदू कोड बिल पर रामलीला मैदान में पुतला जलाया था। इसी तरह से आपने लगातार, हमने भारतीय जनता पार्टी को देखा है, ये हमेशा दलितों के और पिछड़े वर्गों के आरक्षण के खिलाफ रहे, के भी ये लोग खिलाफ थे। आप ये जानती हैं कि ये इनको मौका पूरा मिल जाए तो ये हमेशा ये चाहते हैं कि इसको खत्म किया जाए। इसीलिए बिहार के चुनाव में इन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश के चुनाव में कह रहे हैं। बहन मायावती जी ने हमेशा लोगों को चेताया है और समझाया है
कि ये इस देश के अंदर जो बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, पर असल में ये इनका सबका साथ सबका विकास नहीं है। कुछ खास तबकों का साथ और कुछ खास तबकों के लिए विकास की बात करते हैं। जहां तक गठबंधन की बात है, वो तो पहले ही टूट चुका था। आरएलडी के लोग पहले ही निकाल के उन्होंने साइकिल के कैरियर से हटा दिए। अब जो आधी सीट पर ये बैठे थे, तो अब इनको भी गिरा दिया है। हो सकता है ये कोशिश कर रहे हैं कि हमको उसमें जगह मिल जाए। अब ये पता नहीं, ये तो आगे की बात है, पर जिनकी ये हालत है उसकी विश्वसनीयता क्या बनेगी? हमने 6 महीने के अंदर देखा किस तरह से इन्होंने नाटक रचा था घर के अंदर, वो अब इसके अंदर भी कर रहे हैं। ऐसी सरकार अगर बनती है, उसकी विश्वसनीयता नहीं होगी, इसलिए सरकार नहीं बनेगी। जनता स्पष्ट बहुमत देगी और बहुजन समाज पार्टी को मेरी निगाह में बहन मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं लोग उत्तर प्रदेश के। असीम वकार साहब हमारे साथ जुड़ गए, उसके बाद मैं फौरन त्रिलोक त्यागी जी आपके पास आ रही हूँ। असीम वकार साहब, ये क्या दबाव बनाने के लिए ये सब किया जा रहा है क्या कांग्रेस पार्टी पर? क्योंकि अगर गठबंधन की राह खोजनी होती है, राज बब्बर साहब वहां पर हैं, ऐलान होना था, एक के बाद एक लिस्ट निकाले, 191 की पहले निकाली, फिर उन्होंने 18 की निकाल दी, 209 सीटों का ऐलान कर दिया, और इसमें कई ऐसी सीटें हैं जो कि कांग्रेस की सिटिंग सीटें हैं। जाहिर तौर पर नाराजगी, दबाव बना रहे हैं, दबाव की राजनीति खेल रहे हैं आप कांग्रेस के साथ। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी किसी तरह से कोई दबाव की राजनीति नहीं करती है। हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कई बार यह बात कही कि चुनाव तो हम जब लड़ने जाएंगे तो हम अकेले चुनाव में अगर जाते हैं तो हम बहुमत से बहुत ज्यादा सीटें जीतने के बाद सरकार बना रहे हैं, हमें सरकार की फिक्र नहीं है। सरकार तो समाजवादी पार्टी की ही बन रही है और हम बहुमत से बहुत ज्यादा सीटें लेके बना रहे हैं। हमारे जो मिशन है, हमारा जो एक केंद्र है, वो ये है कि उत्तर प्रदेश की सरजमीन से हम एक शुरुआत करना चाहते हैं, और वो शुरुआत ये है कि हम उत्तर प्रदेश की सरजमीन से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मानसिकता को और इनके दल को उखाड़ फेंकने की राजनीति कर रहे हैं। हमने शुरुआत की है। जो सेकुलरिज्म के मुहाफिज लोग हैं, जो जानते हैं कि अमन और चैन हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी है, जो मोहब्बत की राजनीति करना पसंद करते हैं, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें और हमारे इस मिशन को कामयाब बनाएं। मैं तो शुरू से बात कह रहा हूं, सरकार तो हम अकेले भी बना रहे हैं, हमारा जो मिशन है, हमारा जो संदेश है, वो साफ तौर से ये है। और हमने, ठीक है, एक सेकंड, पुनिया साहब का रिएक्शन आ जाए जरा इस पे। और कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें दरअसल चाह रही थी, बता दीजिए, क्योंकि इधर से तो 84-85 की बात हो रही है, वो भी बहुत कह रहे हैं उदार दिल से दे पाएंगे। आप लोग कितनी सीटें चाहते थे? वो कह रहे हैं कि हम तो अकेले ही सरकार बना लेते। अब कांग्रेस की ये परिस्थिति हो गई है सर कि सामने वाला ऐसे दिन दिखाए। देखिए, कोई फाइनल ऐसी बात नहीं हुई कि इतनी सीटें चाहिए। उनके बारे में तो डिस्कशन होना था कि ये सिटिंग एमएलए है, यहाँ पर हमारा मजबूत कार्यकर्ता है, वो चुनाव लड़ेगा, इसमें मेहनत की है। इन सब तरह से डिस्कशन तो बाकी है। वो डिस्कशन होने के बाद मैं समझता हूँ कि ये सब तय होगा। और किरण नंदा जी कल जो बता रहे थे, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि 300 पे हम लड़ेंगे, बाकी पे कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। तो ये उनका भी आंकड़ा है। और बाकी तो मैं समझता हूं कि पूरा डिस्कशन होने के बाद ही तय होगा कि कितनी सीटों पे कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, कितने पे समाजवादी पार्टी लड़ेगी। तो इसमें कोई कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। और वार्ता तो चल ही रही है, वार्ता कोई खत्म नहीं हुई है। ये किसी ने नहीं कहा कि ये अनरीजनेबल है, हम इनसे बात नहीं करेंगे। ये बात तो समझ नहीं आती ना सर। ये अखिलेश यादव जी के स्तर से आपको फिर मैं टोकूंगी, आप कहेंगे टाका टोकी करें। एक सेकंड सर, एक सेकंड। नोटिफिकेशन की शुरुआत हो चुकी है, आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि चूंकि नोटिफिकेशन की शुरुआत हो गई इसलिए हम जल्दी जल्दी लिस्ट लगा रहे हैं। सर 209 लोगों का नाम निकाल दिया है, विड्रॉ करेंगे, वो उम्मीदवार क्या शांत बैठा रहेगा? वो उम्मीदवार क्या अगर कांग्रेस पार्टी का कोई उम्मीदवार होता है उसको हार्म करने की कोशिश नहीं करेगा? ये राजनीति में ये सब समझाने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए आप जैसे वरिष्ठ नेता को। 209 लोगों की लिस्ट निकालने का कुछ अर्थ होता है सर? समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बहुत स्पष्ट किया जा चुका है कि चर्चा होने के बाद जहां आवश्यकता होगी हम अपने कैंडिडेट्स को विड्रॉ करेंगे। ये तो बहुत स्पष्ट उन्होंने कहा है, हमें कहने की अब जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने स्वयं इस बात को एहसास किया और ये स्पष्ट किया है। तो इसलिए इसमें कंफ्यूजन रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
मैं समझ गई आपकी बात, क्योंकि अभी इसी तरह की डिप्लोमेटिक बातें करनी है जब तक फाइनल ऐलान नहीं होता है। त्रिलोक त्यागी जी, मैं आपको शामिल करना चाहती हूं। अब आपकी तो बात काफी आगे तक बढ़ी थी एक वक्त अलायंस की, फिर सब धागे टूटे हैं और गांठें खुल गई हैं महागठबंधन की। जरा अंदर की बात बताइए, क्यों ऐसा डेडलॉक हो रहा है? देखिए, ये गठबंधन की बात सबसे पहले जो शुरू की थी मुलायम सिंह यादव जी की तरफ से शुरू हुई। शिवपाल यादव जी चौधरी अजीत सिंह जी के पास आए और उन्होंने कहा कि आप हमारे सिल्वर जुबली कार्यक्रम में आओ और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और चौधरी चरण सिंह और डॉक्टर लोहिया के अनुयायियों को हम इकट्ठा करेंगे। उससे शुरुआत हुई। नेताजी ने भी बात की और एक हफ्ते पहले अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जयंत चौधरी जी से भी बात की और हम लोग चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में एक सेकुलर सरकार बने और उत्तर प्रदेश में जो सांप्रदायिकता का जो रंग भरने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको हम रोकें। और भारतीय जनता पार्टी फिर वही काम करने जा रही है जो पहले से लगातार करती आई है। वो कैराना का मुद्दा उठाकर, झगड़े का मुजफ्फरनगर का मुद्दा उठाकर वो वोट को बांटने की राजनीति कर रही थी। हम लोगों का प्रयास था कि उत्तर प्रदेश में ऐसा हो। हाँ, मैं वही आपको मैं आपको बता रहा हूं, वो 7 दिन तक समाजवादी पार्टी के लोगों ने कोई बात नहीं की। तो परसों तक जब हम लोग देखते रहे कि 19 तारीख आ गई, नॉमिनेशन शुरू हो गया 17 तारीख तक और इन्होंने कोई चर्चा नहीं की और वो 7 दिन तक कहते रहे कि अभी हमारा सिंबल फाइनल नहीं हुआ, सिंबल फाइनल हो जाएगा तब हम बात करेंगे। तो कल मैंने फिर उसको हमने घोषणा कर दी कि हम इस गठबंधन में नहीं हैं और हम इस गठबंधन से बाहर हैं, क्योंकि हमने कभी गठबंधन में रहने की बात नहीं की थी। शिवपाल यादव जी अजीत सिंह जी के पास आए थे और मुख्यमंत्री जी का फोन जयंत चौधरी के पास आया था। तो हमने तो अच्छा किया और मैं तो अच्छा मानता हूं कि मुझे अकल आ गई कि कल ही हमने डिक्लेयर कर दिया कि हम इनसे बाहर हैं। और पूनिया जी बैठे हैं, हमारे मित्र हैं। पूनिया जी, आपको 2-3 दिन बाद पता चलेगा, चूंकि आज तो कैंडिडेटों की लिस्ट डिक्लेयर की है। चूंकि इनका इसी तरह क्रम चलता है। 5 पार्टियों ने मुलायम सिंह जी को अध्यक्ष चुना था, जिसमें जेडीयू, जेडीएस और ओम प्रकाश चौटाला सब लोग इकट्ठे होकर मुलायम सिंह जी को अध्यक्ष चुना गया। बिहार में नीतीश कुमार जी कह रहे थे मुझे मुख्यमंत्री बनाओ और नेताजी दबाव में आए, पता नहीं क्या दबाव हुआ और नेताजी उससे बैकआउट कर गए और अकेली सपा लड़ गई और जमानतें जब्त हो गई। तो क्या मुलायम सिंह यादव ऐसा ही करते हैं गठबंधन के मुद्दों पर? ठीक है सर, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया है। वकार साहब से इसका जवाब लेंगे सर। जवाब लगा गठबंधन में कांटा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है और वो भी सीट बंटवारे को लेकर। आइए जरा आपको आंकड़े दिखाते हैं किस तरह से 84 से 89 सीटें समाजवादी पार्टी दे रही है कांग्रेस को और इधर कांग्रेस कम से कम 100 सीटों की मांग कर रही है। कांग्रेस के दावे वाली सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिसकी वजह से अब ये परेशानी शुरू हो गई है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए सुधांशु त्रिवेदी जी। अभी तक मैंने आपसे सिर्फ आरक्षण पर ही सवाल किया है कांटा, लेकिन यहाँ लगता है कि एक कांटा बीजेपी को भी बहुत परेशान करने वाला है और वो है संघ का वही पुराना राग, जिसमें आज मनमोहन वैद्य साहब ने जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में कह दिया है कि आरक्षण को खत्म होना चाहिए, समान शिक्षा समान अवसर पर आगे बढ़ने की जरूरत है। क्या कहा है उन्होंने, पहले सुन लीजिए। राकेश सिन्हा संघ विचारक हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं, सभी खास मेहमान बने हुए हैं, लेकिन आइए सब मिलकर सुन लेते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी क्या कहा है मनमोहन वैद्य ने। आरक्षण का विषय भारत में एक शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग संदर्भ में आया है। इस हमारे समाज के बांधवों को हमने सैकड़ों साल तक सम्मान से, सुविधाओं से, शिक्षा से वंचित रखा है। ये बहुत अन्याय हुआ है, ये एकदम गलत हुआ है। उसका परिमार्जन करने की जिम्मेदारी हमारी है। एक पर्टिकुलर कास्ट में पैदा होने का उनको सबसे दूर रखा गया, ये ठीक नहीं है। इसलिए उनको साथ लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में आरंभ से किया गया है। यह भी कहा डॉक्टर आम्बेडकर जी ने कहा है कि किसी भी राष्ट्र में हमेशा के लिए ऐसा आरक्षण का ये अच्छा नहीं है। जल्द से जल्द इसकी आवश्यकता निरस्त होकर सबको समान अवसर देने का समय आना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है। और इसलिए वो आरक्षण की सिवाय बाकी अन्य आरक्षण के बदले में सबको अवसर अधिक दिए जाए, शिक्षा अधिक दी जाए, इस प्रकार प्रयत्न करना चाहिए। इसके आगे आरक्षण देना थोड़ा अलगाववाद बढ़ाने वाली बात है, ऐसा लगता है। सो शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब का पिछड़ा रहने के पीछे एक वर्षों से किया हुआ अन्य उसके कारणीभूत है, ऐसा अन्य स्थान पर नहीं है। इसलिए उसका उपाय अन्य तरह से ढूंढना अधिक अच्छा रहेगा, ऐसा लगता है।
यही नहीं कहा कि अलगाववाद और उसकी वजह, अलगाववाद से उसे जोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण से अलगाववाद आगे बढ़ता है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। सुधांशु जी, आपने भी इस बार सुन लिया उन्होंने क्या कहा है। राकेश सिन्हा जी संघ विचारक हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश सिन्हा जी, आरक्षण खत्म होना चाहिए, यही पहले भी एक तरह से कहा गया था मोहन भागवत जी की तरफ से बिहार चुनाव से पहले, वही दोहराया गया है आज मनमोहन वैद्य साहब की तरफ से। देखिए, ना मोहन भागवत जी ने ऐसा कहा, ना मनमोहन वैद्य जी ने ऐसा कहा। संघ का पोजीशन इस पर अनरिवाइज है। संघ ने अपना पोजीशन नहीं बदला है। मोहन भागवत जी ने साफ शब्दों में कहा था, यदि आवश्यकता पड़ी तो 1000 साल तक हम आरक्षण देंगे। आरक्षण सिर्फ इसलिए नहीं दिया जाता है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग कमजोर हैं, इसलिए भी दिया जाता है कि समान अवसर की स्थिति में उनको लाने के लिए आरक्षण दिया जाता है, जो कि मैं इसको अंग्रेजी का एक शब्द है सोशल इम्पेरेटिव, ये सामाजिक आवश्यकता है। इसलिए मैं मानता हूं कि मनमोहन वैद्य जी उस आरक्षण के प्रश्न को समझाने के क्रम में जो उन्होंने बात कही, उस क्रम में ये कभी नहीं कहा कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण आज समाप्त हो जाए। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को इतना ताकतवर बनाना चाहिए, और ताकतवर बनाने के लिए आरक्षण एक बड़ा जरिया है, और आरक्षण बना रहना चाहिए। संघ साफ तौर पर इस पर अपना प्रस्ताव पारित कर चुका है, इस पर कोई भ्रम नहीं है। संघ की दृष्टि अलगाववाद पे क्या कहा उन्होंने राकेश जी? अलगाववाद शब्द कहाँ से आया? नहीं, क्या कह रहे थे वो? देखिए, वो पूरे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ निकाल कर नहीं देखना चाहिए। मुझे तो लगता है आप अपनी सहूलियत के हिसाब से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इसको ले जा रहे हैं। अंजना जी, राकेश सिन्हा जी, जब उनसे आरक्षण पर स्पष्ट सवाल किया गया, उन्होंने तमाम खामियां बताई आरक्षण की, तमाम खामियां गिनाई आरक्षण की, यहां तक कहा कि इससे अलगाववाद को बढ़ावा मिलता है। तो कुछ तो वो कह रहे थे, इसे खत्म करने की ही बात कर रहे थे। मैं आपको साफ तौर पे कह दूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अधिकृत मत यह है कि आरक्षण बना रहना चाहिए और आरक्षण की आवश्यकता है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षण दिया जा रहा है वो कोई खैरात नहीं है, यह उनकी आवश्यकता है, समय की मांग है। और जब तक वे इस स्थिति में ना आ जाए कि स्वयं आरक्षण का विरोध करें और कहें मुझे आरक्षण नहीं चाहिए, तब तक उनको आरक्षण बना रहना चाहिए। संघ सामाजिक समानता और सामाजिक समरसता में विश्वास करता है। मोहन भागवत जी ने दिल्ली में एक बार नहीं अनेक बार कहा है अपनी सभाओं में, और मोहन भागवत जी का जो मत है वो संघ का सबसे अधिकृत मत है। संघ ने जो प्रस्ताव पारित किया वो अधिकृत मत है। मनमोहन वैद्य जी के खिलाफ जा रहे हैं आप? मनमोहन वैद्य जी के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ कहा है उससे बिल्कुल विपरीत आप बोल रहे हैं। राकेश सिन्हा जी, राकेश सिन्हा जी, सर ऐसा तो मत कीजिए। अभी हमने उनकी बात सुनी। इनके खिलाफ जाने और साथ खड़े होने का सवाल ही कहाँ खड़ा होता है। ये ना तो ये बीजेपी के ऑथोराइज है, ना ये आरएसएस के ऑथोराइज है। ये खिलाफ जाएंगे तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, और साथ खड़े होंगे तो इनको इनाम क्या मिल जाएगा। आप ऐसे आदमी से सवाल पूछिए जो कम से कम ऑथोराइज आदमी हो। ये आरएसएस के खिलाफ बोले या पक्ष में बोले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये कौन सज्जन है जो इनका नाम तो बता दीजिए। मैं इनको ये आसिम वकार साहब हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, प्रवक्ता। बकार साहब क्या बोलते हैं ये वही समझते हैं। बकार साहब की बात को एक बार अटल जी ने पार्लियामेंट में एक कालमांडी साहब के बारे में जो कहा था कि वो जो बोलते वही समझते हैं। बकार साहब की बात को मैं महत्व नहीं देता। मैंने जो बोला है वो मेरी क्या है, मैं समझता हूँ कि आज तक के सभी दर्शक समझ गए, सारे राजनीतिक दल समझ गए, समझ आप भी गए हैं, समझ तो आप भी गए हैं। सुधांशु जी, नहीं एक सेकंड, वकार साहब, ये किसी की पर्सनल अटैक के लिए हम यहाँ पर लोगों का, दर्शकों का टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते। मुद्दे पर लौटे। सुधांशु त्रिवेदी जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं, हाथ उठा रहे। सुधांशु त्रिवेदी जी, एक बार फिर से वही परेशानी सामने आ खड़ी हुई है, दलील पर दलील, समझाना पर समझाना, हर जगह सफाई देते फिरिए आप लोग। क्योंकि इस देश की मजबूरी और लाचारी यही है सुधांशु जी कि यहाँ पर आरक्षण को आगे बढ़ा के ही पार्टियां सोचती हैं कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स होगी। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का मत इससे पहले वाले सेगमेंट में स्पष्ट कर चुका हूं। राकेश सिन्हा जी ने यह बात स्पष्ट कर दी। संघ के लिखित रेजोल्यूशन का भी उन्होंने रेफरेंस दे दिया। हाँ, जो आप कह रही हैं कि मनमोहन वैद्य जी ने जिस तरफ इशारा किया है वो उनका कहने का भाव ये रहा होगा, अरे जो पार्टियां आती हैं दलितों के और पिछड़ी जातियों के, अरे भैया मुझे बोलने दीजिए ना, अब ये तरीका क्या है जब मैं जवाब दे रहा हूँ। वकार साहब अल्पसंख्यक का विरोध करता है ये। अरे भाई मुझे जवाब देने दीजिए ना। सुधांशु जी, आप सही बात बोलिए ना। अरे मैं सही बोलूंगा, बोलने दीजिए ना। जब आपका टर्न आए आप बोलिएगा, जो बोलना हो बोलिए। वकार जी अपनी बारी का इंतजार करें। वकार जी प्लीज, विरोध करता है। वकार जी प्लीज अपनी बारी का इंतजार करें। आप सच्ची बात बोलिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप घुमाए फिराएंगे तो सब रोकेंगे आपको। रुक जाए, अपनी बारी का इंतजार करें। पुनिया साहब भी हाथ उठा रहे हैं और बहुत देर से भदौरिया साहब भी। मैं आ रही हूँ सर आपके पास। अब देखिए मैं जवाब देता हूँ। अपना जवाब क्या है कि जिन लोगों ने दलितों को इस हालात में रखा कि आजादी की 3 पीढ़ियां गुजर गईं, उसके बाद भी हालात वैसे ही बने रहे,
चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे सबसे बड़ी अलंबरदार बनने वाली बसपा। मैं कहता हूं इन्होंने अपने नेता के बुत बनाने पे जितने पैसे खर्च किए, अगर उतने खर्च किए होते तो कई लाख दलित बच्चों का भविष्य बदल जाता। समस्या यह है कि ये लोग उनको गरीबी में और पिछड़ेपन में काम बना के रखना चाहते हैं, कोई जाके काम नहीं करना चाहता। यदि दलित बस्तियों में सबसे ज्यादा काम करने वाला कोई संगठन है अंजना जी पूरे देश में, तो वो सेवा भारती जो संघ का संगठन है। यदि अनुसूचित जनजाति वनवासी क्षेत्रों में काम करने वाला क्रिश्चियन मिशनरीज के अलावा सबसे बड़ा संगठन है तो वनवासी कल्याण आश्रम जो संघ का संगठन है। इसलिए मैं कह रहा हूं उन लोगों ने रियल में सिचुएशन को बदलने का प्रयास किया है और इन लोगों ने सिर्फ ऊपरी तौर पर मिजाज पुरसी करने की बात कही है। और ये कांग्रेस और सपा दोनों, देखिए साहब, एएमयू में और जामिया मिलिया में दलितों का आरक्षण छीन के मुस्लिम्स को दे दिया गया, सारे दलित के अलंबरदार बसपा भी चुप। इसलिए ये जाति और धर्म की मानसिक तौर से सबके पास आ रही हूँ। पुनिया साहब, भाजपा तो मानसिक तौर से माइनॉरिटीज का भी हक छीन लिया इन्हीं ने। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इन्हीं ने माइनॉरिटीज का भी हक छीना है, मुसलमानों का भी हक छीना है। ये किसी के साथ हक की बात ही नहीं करते हैं। अरे कौन सा हक छीना है वकार साहब? भारत सरकार के तत्कालीन मंत्री मोहम्मद करीम भाई छागला का पार्लियामेंट में दिया हुआ बयान है कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, भारत सरकार का मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो आपने हरकत की है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आपने मुसलमानों का हक छीना है, आप दलितों के हक छीनने की बात करते हैं। देखिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ अंजना जी, आप हिंदुस्तान में सिर्फ वकार साहब, आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं? हाँ या ना बोलिए, बोलिए हाँ या ना। मैं कांग्रेस से भी पूछ रहा हूँ, बसपा से भी पूछ रहा हूँ, सपा से भी पूछ रहा हूँ, तीनों बोलिए दलित को आरक्षण मिलना चाहिए नहीं? दाएं बाएं मत करिए, स्पष्ट बोलिएगा। बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो क्यों हक छीना आपने? और जब हमने देने की कोशिश की तो क्यों विरोध कर रहे हैं आप? नहीं, मैं देखिए कुछ कहना चाहता हूँ। ये देखिए, ये जो है अलीगढ़ कहाँ से है, ये बहस में ये ले आए हैं। और मैं आपसे ये कह दूं कि ये समाजवादी पार्टी इस बहस को गलत दिशा में ले जाना चाह रही है। और असली प्रश्न ये है कि जो आपने बताया मोहन वैद्य जी की बात को, असली इनके दिल की बात सामने हमेशा आ जाती है। चाहे वो मोहन भागवत जी की बात हो, चाहे मोहन वैद्य जी की बात हो, इन लोगों की दिल की ये बात है कि आरक्षण खत्म हो। इसीलिए हमेशा जब चुनाव का अवसर आता है, जनता के अंदर जो आरक्षण विरोधी ताकतें हैं उनको जागृत करने के लिए हमेशा ये बयान दिया करते हैं। और इस चुनाव के दौरान भी इनका ये बयान उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि इस देश से जो वो तबके हैं जिनका हमेशा 2,500-3 हजार वर्षों से शोषण होता रहा है, उनकी भागीदारी और हिस्सेदारी न मिले। इसीलिए आरएसएस के लोगों का ये विचार है। और जब ये इनको ताकत मिलेगी निस्संदेह करेंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता सचेत है और इनको मौका नहीं देने वाली है इस काम करने के लिए। ठीक है सर। पीएल पुनिया साहब, अब आप सबसे निवेदन है सर, इसके बाद फौरन त्यागी साहब आपके पास भी आऊंगे। सुधांशु जी, अंत में आप और राकेश जी जवाब दीजिएगा। प्लीज अपनी बारी अपना नाम बोलने पर ही बोले। मुझे पता है कुछ लोग ज्यादा चिल्ला पाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि हर किसी को बहस में हिस्सा लेने देना चाहिए। ये क्या जवाब देंगे? ये तो पूरे इन्होंने तो पूरे गुजरात में हरिजनों को पिटवाया है। इन्होंने पूरे गुजरात में हरिजनों को पिटवाया है। ये कोई जवाब नहीं देने वाले। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता गरीब और हरिजन विरोधी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तो हरिजन विरोधी पार्टी है। इनसे आप आरक्षण पर क्या बात कर रही हैं? अरे बता देने दो, बीजेपी की बात कर रही हूँ मैं। ये बात तो कर लेने दो भैया। पूरे बात तो कर लेने गुजरात में दलितों को पिटवाया। बात कर लेने दीजिए ना, अभी बात कर लेने दीजिए। देखिए, जो आरएसएस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बेसिकली दलित विरोधी है। और ये बहुत स्पष्ट है। आरक्षण के बारे में समय समय पर ये अपनी विचार रखते हैं। मोहन भागवत जी कभी कह देते हैं कि हजारों साल से इनके साथ अन्याय हुआ है, आरक्षण अगले 100 साल तक भी बना रहे, वो भी कम है। लेकिन मौके मौके पर असली बातें तब निकलती हैं जब वो दलितों के बीच में नहीं होते हैं। अभी मनमोहन वैद्य जी ने जो बात कही, जो मोहन भागवत जी ने पहले बिहार के चुनाव के दौरान में बात कही, वो इनका असली मत है। और इनका कभी खंडन नहीं किया, कभी खंडन नहीं किया। ठीक है, अगर भारतीय जनता पार्टी सर ब्रेक लेने का वक्त हो गया है, माफ कीजिएगा, इतने की इजाजत देता है। एक लाइन में राकेश जी, एक लाइन में जवाब, सुधांशु जी एक लाइन में जवाब सभी के आरोपों का। राकेश, देखिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने तो मेरी लेजिटिमेसी पर ही सवाल खड़ा कर दिया। मैं कौन होता हूँ? लेकिन जो कुछ भी मैं उनको बता दूं बकार साहब को
कि रिजर्वेशन के लिए संघ खड़ा है, रिजर्वेशन कंटिन्यू करना चाहिए। और ये जो लोग शेड्यूल कास्ट के लिए संबंधित है, ठीक तो है। भारतीय सुधांशु जनता जी, पार्टी आरएसएस सुधांशु जी, बेसिकली दलित विरोधी है। सुधांशु जी कोई एक विश्वास नहीं लाइन, किया सुधांशु जी एक लाइन, सुधांशु जी एक लाइन, जल्दी बोलें। एक लाइन, मनमोहन वैद्य जी ने जो बोला है उन्होंने सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर का उदाहरण कोट किया है। सेकंड, ये जो जातीय, ये जो पार्टियां बात कर रही वर्गों की, सपा वर्ग के नाम पे एक जाति को महत्व देती है, बसपा वर्ग के नाम पे एक जाति को महत्व देती है। जैसे बसपा सपा में बताइए 2/3 थानेदार एक जाति के होते हैं, बाकियों की चिंता नहीं, वैसे ही सपा में भी दलितों में एक ही जाति के सारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं। राजनीति और चुनाव जाति धर्म के ऊपर उठ पाएगा, बस सोचते रहिए। इस देश में आरक्षण के कई मतलब हैं, एक वो जिससे आरक्षण मिलने वालों का हित होता है, और दूसरा वो जो तूफान इस पर खड़ा किया जाता है राजनीति में। यही एक बार फिर से हो रहा है। आरक्षण खत्म होना चाहिए, आरक्षण खत्म होने की वकालत की है संघ विचारक मनमोहन वैद्य ने। सियासी तूफान लाजमी है। ये हिंदुस्तान में राजनीतिक और चुनाव की रवायत रही है, यही एक बार फिर से होगा आने वाले दिनों में। देखते रहिए आज तक।